गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग ट्री पे। यहाँ पे 67 बीपीएससी प्री से रिलेवेंट करंट अफेयर्स का हम डेली डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का ये पार्ट 9 है। प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई श्योर दैट कि आपका कवरेज गुड है और मैं इस पर कितना डिपेंड कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको आंसर करना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आप में से जिन लोगों ने मेरा इंट्रो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने एक बात स्पष्ट कही थी कि दिस इनिशिएटिव इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ योर ओन स्टडी, और आपके खुद की मेहनत का ये इनिशिएटिव जो है वह रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है आपकी खुद के मेहनत का। ऑलराइट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली के एक एक इंस्टीट्यूशन के एक एक बैच में 1500 से 2000 बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। एक ही टीचर उन सबको पढ़ाता है, बावजूद इसके रिजल्ट उसमें से कुछ बच्चों का, मुश्किल से 5 से 7 बच्चों का होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं था कि उनके लिए कोई अलग से क्लासेस लगाई गई थी या उनके लिए अलग ट्यूटर था, कुछ नहीं था। बट स्टिल ओनली दोज 4 or 5 फाइंड द वे, है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैं आपको एक बात कहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपकी सफलता की गारंटी ले सके, और जो लेता है वो झूठ बोलता है आपसे। आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी जो है वो एकमात्र आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें दे दूँ, फिर भी आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे सोर्सेज पे रिलाई नहीं, आपने मेहनत पे रिलाई करिए। ऑलराइट, नाउ सेकेंड पॉइंट कि मेरे करंट के कवरेज का सोर्सेज क्या है। देखिए, मैं विजन आईएएस प्लस इनसाइट आईएएस का साइट से कवर करता हूँ। दूसरा, जीके टुडे, जीके टुडे का जो क्वेश्चन आता है डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं वहाँ से करंट अफेयर्स को पिक करता हूँ। ग्रेडअप से मैं कर रहा होता हूँ, बैंकर अड्डा से कर रहा होता हूँ, और मैं जो अपना डेली इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ता हूँ मैं वहाँ से करंट अफेयर्स का कवरेज कर रहा होता हूँ। तो ये इनिशिएटिव जो है आपको ये मदद पहुंचाती है कि आपको उन तमाम जगहों से करंट को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं वो तमाम जगहों से करंट अफेयर्स को कवर करता हूँ। बट स्टिल इफ़ यू फाइंड कि आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, आप ज़रूर पढ़िए। राइट, इसके अलावा मेरे एजेंडे में है कि मैं एडिटोरिया और स्पीडी का समरी भी करूँगा। बट वे डिपेंड करता है गाइस कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको क्या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं लगता है ना। तो आप प्लीज़ आप इन चीज़ों को ख्याल रखिए और आप मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, चीज़ों को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, याद करिए। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन है जिसने अपनी वन्यकारी योजना शुरू की है? आंसर है महाराष्ट्र है। देखिए, महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 17वीं बैठक के दौरान जो है उन्होंने अपने यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है उसके मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए एक कार्य योजना शुरू करी है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आप स्किल एकेडमी कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की? इसका आंसर है गूगल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मीटी जो है पूरे भारत में स्टार्टअप को ट्रेन करने के लिए, है ना, उन्होंने ये अप स्किल एकेडमी जो है शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस समझौतों के बाद वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? राइट, ये रिपोर्ट का नाम है 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान। इसमें भारत की रैंकिंग जो थी 9 थी। ये रिपोर्ट जो है लंदन एंड पार्टनर और डील रूम द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता, उत्कृष्ट मतलब बेस्ट, अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी उपयोगकर्ता यूजेस, राइट, से सम्मानित किया गया है? आंसर था टीवीएस मोटर कंपनी को। ये अवार्ड जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड का 3rd संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 6, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, हमारे जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक,
इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, किस कॉर्पोरेट कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? देखिए फेसबुक ने, लेकिन ध्यान देना है कि फेसबुक का जो सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ना, वो अभी भी फेसबुक ही कहलाता है। बस उसके ऊपर एक कंपनी बना दी गई है, ठीक है, जिसको पेरेंट कंपनी कहा जाता है। उन्होंने उसका नाम बदल के मेटा कर दिया है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स SEEI में प्रथम रैंक लाने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ये कर्नाटका है। देखिए ये रिपोर्ट जो है विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिलीज किया जाता है। हमने देखा था कि मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? RK सिंह है ना। इसमें क्या है कि 100 मैक्सिमम स्कोर होता है, उसमें स्टेट को हम रैंक करते हैं 68 इंडिकेटर्स के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, 14th अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है और इसका थीम क्या है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन जो है शहरी विकास मंत्रालय ने किया है और इसका थीम जो है मोबिलिटी फॉर ऑल है। राइट, हमें ध्यान रखना है कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो वर्तमान में शहरी विकास मंत्री हैं। ओके, इसका आयोजन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली से किया गया था। राइट, इसके अलावा इसी सम्मेलन में जो है एक मूवी रिलीज की गई थी, इंडिया एट 75 मोबिलिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? देखिए इसे नीति आयोग ने जारी किया है। आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग के चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राइट, इस रिपोर्ट में ये बात की गई है तकरीबन इंडिया में 40 से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको किसी तरीके की कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो उनको कैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस के नेट में लेके आए, इसके बारे में इस पे चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन का नाम क्या है? ओके, सो इसका नाम है समुद्रयान, आपको याद रखना है। इसको लॉन्च केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था और ये भारत का प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन है। ऑलराइट, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट मैन्ड ओशियनिक मिशन ऑफ इंडिया। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? जगह इंपॉर्टेंट है, चेन्नई से लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ मैन्ड ओशियनिक मिशन कंप्लीट करने वाला इंडिया जो है देशों की सूची में आ गया है। इंडिया से पहले ऐसे USA, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना कर चुके हैं। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश को अफ्रीकी संघ ने अपने सदस्य के तौर पे निलंबित कर दिया है? सॉरी, आंसर जो है वो सूडान है। देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पे जो है, वहाँ जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको टॉपल कर दिया गया है और वहाँ पे एक मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश्ड हो गया है। इसकी वजह से सूडान की कैपिटल खार्तूम में लगातार प्रदर्शन जारी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र अफ्रीकन यूनियन ने उसे अपने मेंबर के तौर पे निष्कासित कर दिया है ना। ये सूडान की बात हो रही थी मेंबर, साउथ सूडान के बारे में नहीं। और आप सबको पता होगा कि साउथ सूडान जो है दुनिया का सबसे नया देश। नाउ अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है। कॉन्टिनेंटल यूनियन मतलब कि एक वैसा सब जिसमें उस कॉन्टिनेंट के तमाम कंट्री मेंबर हो या पार्ट हो। ओके, सो इसमें कितने कंट्री मेंबर हैं? 55 मेंबर हैं, जो कि अफ्रीका में 55 कंट्री हैं। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? देखिए 1963 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, तो इसी संस्था को रिप्लेस करते हुए 2002 में अफ्रीका के डॉर्बन में अफ्रीकी संघ को गठित किया गया था। इसका कैपिटल कहाँ है? अदीस अबाबा में है। हमें यहाँ पे ये मैप ध्यान देना है। देखिए ये मैप मैं जानबूझ के पुराना लगाया हूँ। देखिए ये जो इम्पेरियो डी इथियोपिया है, जो कि पहले फ्रेंच का हिस्सा हुआ करता था, ये अभी इथियोपिया कहलाता है। और टिग्रिस जो है इसी का एक रीजन है जहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो हमें एक ध्यान रखना है। दूसरा ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये इरिट्रिया है, ये पहले इटली के कंट्रोल में हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड जिबूती। ओके, और ये जो आप इलाका देख रहे हैं सोमालिया ब्रिटानिका और सोमालिया इटालियनिया,
ये दोनों का दोनों हिस्सा जो है, ये दोनों मिला के इसे हम अभी सोमालिया कहते हैं। ऑलराइट, ये वाला हिस्सा जो है बाब अल मांडेव कहलाता है। ओके, दिस इज रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ आडेन, ये इंडियन ओशन। ऑलराइट, तो आपको ये सब याद रखना है रीजन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के तौर पे किन्हें पुनः निर्वाचित किया गया है, री इलेक्ट किया गया है। आपके ये तमाम ऑप्शंस हैं। देखिए आंसर जो है वो शौकत मिर्ज़ाएव हैं। आप सभी को पता होगा कि सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन जो है वो 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे उज्बेकिस्तान के, उनका नाम था इस्लाम करीमोव। ये 1992 से लेके 2016 तक यहाँ के राष्ट्रपति थे। उसके बाद वहाँ पे आंदोलन होता है और दूसरे जो राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम था निगमतिल्ला युल्दाशेव। ओके, लेकिन ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। फिर वहाँ पे एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन में शौकत मिर्ज़ाएव को वहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाता है। और तो हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था जहाँ 80.1% मत इन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन फॉरेन ऑब्जर्वर हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग था, यानी इलेक्शन में इन्होंने बोगस काम किया था और कुछ गड़बड़ करके ये चुनाव जीत गए हैं। ठीक है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके पहले शौकत मिर्ज़ाएव जो है वो 2003 से 2016 तक उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ठीक है, एक और जुड़ी जानकारी हमें ध्यान रखना है कि कासिम जोमार्ट तोकायेव पांचों की पांचों सेंट्रल एशिया में जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जिसका नाम है कजाकिस्तान, उसके प्रेसिडेंट है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मत्स्य 600 क्या है। देखिए मत्स्य 600 जो है एक डीप सी व्हीकल है जिसे हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। वो सब ओशियनिक यानी 3000 फीट 3000 मीटर की गहराई तक काम करने वाला एक रिसर्च वेसल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, किरण हेल्पलाइन नंबर किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ये सारे आपके ऑप्शन है। इसे जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। ये एक 24x7 टोल फ्री नंबर है। क्वेश्चन नंबर 16, मनोदर्पण इनिशिएटिव ये स्टार्ट बाई मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया था। ये सारे आपके ऑप्शन है। आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने किया था। देखिए ये आत्मनिर्भर योजना के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट, टीचर या फैमिली मेंबर अगर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनकी काउंसलिंग के लिए ये एक योजना शुरू करी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसमें कितने दिनों के लिए रोजगार का गारंटी दिया गया है। तो ये आपके ऑप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर 120 डेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 110 डेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 100 डेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 100 डेज और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर 130 डेज। मनरेगा की शुरुआत जो है 2005 में एक एक्ट के थ्रू की गई थी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। इसमें ये प्रावधान था कि प्रत्येक घर के हर एक एडल्ट मेंबर जो कि मैनुअल अनस्किल्ड काम करना चाहता हो उसे 100 दिनों की गारंटीड रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ये 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों को कवर करता है। इस बार इसके लिए फंड जो है 73,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया था। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंद्रधनुष के तहत कितनी बीमारियों का टीका दिया जाता है। देखिए आंसर 12 है। ध्यान देना है कि 10 वैक्सीन जो है वे ऑल इंडिया लेवल पे अवेलेबल है, जबकि दो वैक्सीन जो है एक जापानीज इंसेफ्लिसाइटिस का और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप वी वैक्सीन जो है ये सिर्फ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में दिए जाते हैं, बट टोटल नंबर आए तो हमको आंसर 12 टिक करना है। देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसे जो है जब हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट करके एक चैप्टर दिया है, उसमें इसको कवर किया है तो हम उसको वहाँ पे कवर करेंगे। तो फिलहाल इसको आपकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिवेंटेबल वैक्सीन हमें ध्यान रखना। ओके, कि इसमें से जो हम वैक्सीन देते हैं भारत डिजीज़ के लिए उसमें कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीमारी का नाम दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाता है कि इसमें बताना है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर कौन सा वायरल डिजीज़ है या कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है।
तो हमें ध्यान देखना है कि लोग डिप्थीरिया जो है साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। उसी तरीके से पेट्रोसिस जो है क्या होता है, बोटेला पेट्रोसिस, इसे वोपिंग कफ भी कहा जाता है। टेटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनस, इसे लॉक जॉ डिजीज भी कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, डायोरिया जो है ये कॉमन बैक्टीरिया है, इसमें क्या क्या है जैसे कॉपिलोबैक्टर, ई कोली, शिगेला लिंक, ये इतने तरीके की बैक्टीरिया जो हैं ये डायोरिया कॉज करती हैं। मेनिंजाइटिस जो है इसे हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप की बैक्टीरिया जो है हमें इसे कॉज करता है। ओके, न्यूमोनिकोकल न्यूमोनिया जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोनिया या न्यूमोनिकोकस न्यूमोनिया इसे कॉज करता है। नाउ हम वायरल डिजीज पे आते हैं। ओके, हम सबको पता है जैसे पोलियो के बारे में, पोलियो हम पढ़ चुके हैं पहले या दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा होगा। मेजल्स जो है ये आपको पैरामाइक्सोवायरस फैमिली के एक वायरस के द्वारा इसे कॉज किया, इसका पॉजिटिव एजेंट है रूबेला जिसे जर्मन खसरा या 3 दिन का खसरा कहा जाता है, ये भी इसी फैमिली से होता है। ओके, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वायरस ऑब्वियसली, जापानीज इंसेफ्लिसाइटिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नेट पे इजीली अवेलेबल नहीं था, सो मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर आप एक बार लूसेंट से ज़रूर देख लेंगे, इससे इन डिजीज़ के बारे में देख लेंगे, जो इन्फो यहाँ पे नहीं दी गई है आप वहाँ से करस्पॉन्ड कर लीजिए। ओके, नाउ न्यूमोनिया वायरस, देखिए न्यूमोनिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगी तीनों से होती है, ठीक है ना, और ये किसके द्वारा कॉज की जाती है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक। और हमने देखा मेनिंजाइटिस भी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया से कॉज होती है। ओके, हमें ध्यान देना है कि हाल फिलहाल में मिशन इंद्रधनुष में जैसे हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन 12 है, लेकिन 10 ऑल इंडिया पे और 2 वैक्सीन जो है वो लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया ने इसके लिए न्यूमोनिया के लिए एक वैक्सीन डेवलप किया है जिसे न्यूमोनिकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन कहा जाता है, उसे जो है हमने ऑल इंडिया लेवल पे इंक्लूड किया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोविड की वजह से भी न्यूमोनिया होता है। ऑलराइट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी फंड का फुल फॉर्म क्या है और इसका फंड मैनेजर कौन है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल इन मिड इनकम हाउसिंग। ऑलराइट, इसका फंड निवेशक जो है SBI कैपिटल है। ओके, SBI का एक वेंचर कैपिटल फंड है, दैट इज कॉल्ड SBI CAP कैप, राइट, ये इसका फंड मैनेजर है। कोष का प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर जो है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय में जो आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं वो है। ऑलराइट, ये सेबी के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड फंड है। क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया का प्रथम देश, देखिए न्यूजीलैंड ने हाल फिलहाल में एक एक्ट पास किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो अपने बिजनेस एक्टिविटी का प्लस वे जिन्हें लोन देते हैं उनकी बिजनेस एक्टिविटी का क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको रिव्यू करना है, मूल्यांकन करना है, और ये लीगली बाइंडिंग है ना। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का गठन किसने किया है। देखिए इसका गठन जो है G20 की एक संस्था ने किया है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इसमें क्या है कि क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क को डिस्क्लोज करना है। ऑलराइट, नाउ ये सारे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड G20 की एक संस्था, हमने अभी बताया कि FSB G20 की एक संस्था है, तो BPSC में इसका आंसर ई जाना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है उसे 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका बेसल स्विट्जरलैंड में है। अभी इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है रैंडल क्वारल्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में G20 की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं प्लस यूरोपियन आयोग जो है इसमें इंक्लूड किया गया। ऑलराइट, अगर आप में से दोस्तों हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आप सभी का।